पिछले कुछ अंकों में हम लोगों ने आधुनिक काल की जो मुख्य राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनके ऊपर विचार किया और उदारवाद, समाजवाद और सर्वाधिकारवाद ये विचारधाराएं किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करती हैं, इसके विषय में कुछ पक्षों को समझने का प्रयास किया। इसके उपरांत अब जो दूसरा पक्ष जो कि अब जिस पर विचार करना है वो ये कि पिछले 3-4 दशकों में कुछ नई विचारधाराओं का उदय हुआ है और ये जो विचारधाराएं हैं वे समसामयिक राजनीति में काफ़ी प्रभावी हैं और इन राजनीतिक विचारधाराओं का भी हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो इसलिए अब इन विचारधाराओं को अब हमें देखना, समझना है। लेकिन उसके पहले एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जानना आवश्यक है और वो तथ्य ये है कि 1970 के बाद का जो काल है उसको उत्तर आधुनिक काल कहा जाता है। मोटे तौर से 1970 के बाद का जो काल है वो राजनीतिक, सामाजिक चिंतन में, दर्शन के क्षेत्र में उसको पोस्ट मॉडर्निटी या उत्तर आधुनिकता कहते हैं। तो पहले तो हमें, और ये जो विचारधाराएं जिनके ऊपर हम लोग विचार करेंगे वो इसी उत्तर आधुनिक काल की विचारधाराएं, चाहे वो पर्यावरणवाद हो, चाहे वो बहुसंस्कृतिवाद हो, चाहे वो उत्तर उपनिवेशवाद हो, चाहे वो समुदायवाद हो, ये सभी दृष्टिकोण पिछले 30-40 वर्षों की उत्पत्ति हैं। यानी ये दृष्टिकोण उत्तर आधुनिक काल के दृष्टिकोण है और इसका ये मतलब नहीं है कि जो पुरानी जो विचारधाराएं हैं वे निष्प्रभावी हो गई हैं या अप्रासंगिक हो गई हैं। वे विचारधाराएं भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं और जो उत्तर आधुनिक काल में जो विचारधाराएं चर्चित हैं, प्रभावी हैं, वे भी किसी न किसी अंश में उन्हीं विचारधाराओं के साथ संबद्ध भी हैं, चाहे उनमें परिष्कार करने का काम करती हों, चाहे उनको संशोधित करने का काम करती हों, चाहे उनको और अधिक विकसित करने का काम करती हों। तो इसलिए दोनों में कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि जो आधुनिक काल की विचारधाराएं रहीं और जो उत्तर आधुनिक काल की विचारधाराएं हैं उनमें एक ब्रेक है, क्योंकि काल की दृष्टि से और विचार की दृष्टि से विचारों में उलटफेर होती रहती है। कभी कोई विचार प्रभावी होता है, कभी कोई विचार प्रभावी होता है, लेकिन कभी भी कोई विचार पूर्ण रूप से लुप्त नहीं होता। वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से वो हमेशा विद्यमान रहता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर आधुनिक काल की विचारधाराएं हैं वे कॉन्टिन्यूटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं और ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करती हैं। और जो नए प्रश्न आए हैं पिछले 30-40 वर्षों में हमारे राजनीतिक सामाजिक जीवन में, उन नए प्रश्नों को देखने की एक नई दृष्टि भी उनसे हमें प्राप्त होती है।
तो इसलिए पहली बात तो समझना ये है कि ये उत्तर आधुनिकता क्या है, पोस्ट मॉडर्निटी क्या है। मोटे तौर से अगर हम कहें कि उत्तर आधुनिकता क्या है, तो विद्वानों ने वैसे तो ये कहा है कि उत्तर आधुनिकता को परिभाषित करना, इसको डिफाइन करना बहुत ही जटिल कार्य है। और लेकिन फिर भी मोटे तौर से उत्तर आधुनिकता का आशय ये है कि उत्तर आधुनिकता का उदय इसलिए हुआ क्योंकि आधुनिकता थक गई। उस आधुनिकता के थक जाने से जो नई विचार प्रवृत्तियां पैदा हुई, जो नई दृष्टियां पैदा हुई, उसको उत्तर आधुनिकता या पोस्ट मॉडर्निटी कहा गया। एक तो ये है, और दूसरी बात यह है कि जब आधुनिकता थक गई, यानी आधुनिकता से जो अपेक्षाएं थीं हमें, वे अपेक्षाएं हमारी पूरी जब नहीं हुई, तो उस आधुनिकता के ऊपर कुछ गहरे प्रश्न चिन्ह भी लगे, उसके ऊपर कुछ गहरे संदेह भी व्यक्त किए गए। तो जो उत्तर आधुनिकता है वो एक तरह से आधुनिकता की मैसिव क्वेश्चनिंग भी है कि हम जो आधुनिक दृष्टि थी राजनीति की, समाज की, अर्थनीति की, या जो दर्शन की दृष्टि थी, उस सब को आज हम संदेह के घेरे में पाते हैं। उन सब के ऊपर बड़े गंभीर प्रश्न उठते हैं। उस सब से हमारा मोहभंग सा हो रहा है। तो उत्तर आधुनिकता इस डिसइल्यूजनमेंट को रिप्रेजेंट करती है कि ये जो मोहभंग है आधुनिकता से, यही उत्तर आधुनिकता है। मोटे तौर से हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि उत्तर आधुनिकता का जो वैचारिक आधार है, उसको समझने के लिए पहले संक्षेप में हमें आधुनिकता के वैचारिक आधार को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आधुनिकता के वैचारिक आधार हैं उन्हीं की तो क्वेश्चनिंग हो रही है, उन्हीं के ऊपर तो प्रश्न उठ रहे हैं, उसी के ऊपर तो संदेह किया जा रहा है। उससे जो अपेक्षाएं थीं वो पूरी नहीं हुई, वही तो समस्या है, और तभी तो हम उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं। तो इसलिए आधुनिकता की जो मूल मान्यता है, वो मूल मान्यता क्या है, संक्षेप में इसको समझना आवश्यक है। और उसके बाद फिर कैसे उन मूल्य मान्यताओं से मोहभंग हुआ, इस विषय पर हम लोग विचार कर सकते हैं। अगर एक आम व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो पिछले 250 से 300 वर्षों में हमारे जो जीवन की संरचना रही है, उस जीवन की संरचना में क्या क्या हमें दिखाई पड़ता है, और वही आधुनिकता है, वही मॉडर्निटी है। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 250-300 वर्षों में संसार में औद्योगिकीकरण का बड़ी तीव्रता से प्रसार प्रचार हुआ, इंडस्ट्रियलिज्म। पिछले 250-300 वर्षों में कैपिटलिज्म, पूंजीवाद हमारी आर्थिक संरचना का आधार बना। इस पूंजीवाद के दोषों का समाधान करने के लिए एक दृष्टिकोण दूसरा भी आया, जिसको समाजवाद कहा जाता है। उसका भी काफ़ी प्रभाव रहा पिछली 2-3 शताब्दियों में। फिर पिछली 2-3 शताब्दियों में हमने देखा कि राज्य की शक्ति का बहुत विस्तार हुआ, यानी जिसको मैक्स वेबर ने कहा कि जो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, नौकरशाही पर आधारित राज्य की ये संकल्पना हमारे सामने आई, और सारे विश्व में इसी अर्थ में नेशन स्टेट और ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की स्थापना हुई। फिर लिबरल डेमोक्रेसी यानी उदारवादी लोकतंत्र को आदर्श शासन प्रणाली माना गया, और विश्व के बहुत सारे देशों में लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स स्थापित हुए।
साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत तीव्रता से विकास हुआ और उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा। इस प्रक्रिया में शहरीकरण या अर्बनाइजेशन तीव्रता से हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें घटित हुई, हेबरमास कहते हैं कि ये जो सब घटित हुआ यही तो मॉडर्निटी है, यही तो आधुनिकता है। और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मोटे तौर से ये जो कुछ प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं, और विश्वव्यापी स्तर पर, ये नहीं कि दुनिया के किसी एक भाग में, कहीं कम कहीं ज़्यादा विकसित कहीं कम विकसित, ये तो अंतर है। लेकिन ये जो जीवन की दृष्टि या जीवन की शैली, समाज की संरचना पूरे विश्व में इस प्रकार से हुई, और यही जो कुछ घटनाक्रम हुआ, इसी को एक आम आदमी की भाषा में हम कह सकते हैं कि भाई यही मॉडर्निटी है, यही आधुनिकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के आगे पिछले 40-50 वर्षों में गहरे प्रश्न चिन्ह भी लगे। जो चीज़ें पिछले 250-300 वर्षों में जो स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर को और उससे जो हमें बड़ी बड़ी अपेक्षाएं थीं, उसमें जो तमाम संभावनाएं हम देख रहे थे, तो कुछ संभावनाएं पूरी हुई, कुछ अपेक्षाएं पूरी हुई, लेकिन बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी संभावनाएं पूरी नहीं भी हुई। जैसे इंडस्ट्रियलिज़म ने अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे समाज में पैदा की, कैपिटलिज़म ने अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे समाज में पैदा की, लिबरल डेमोक्रेसी के कारण राजनीतिक जीवन में किस तरह की गिरावट आई, ये भी हमने देखा। ब्यूरोक्रेटिक स्टेट किस तरह से अत्यंत शक्तिशाली होकर जनता से ही दूर चला जाता है, ये भी हमने देखा। जनता की जो अपेक्षाएं हैं वे भी पूरी नहीं हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी जिसको कि हमने वरदान माना था, वो कैसे अभिशाप है, ये भी हमने देखा। वर्ल्ड वार्स में भी देखा और उसके बाद भी देखा कि कैसे जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी हमारे जीवन में विकृतियाँ भी पैदा कर रही है। यानी कि जिस स्ट्रक्चर को, मॉडर्निटी के जिस स्ट्रक्चर को हमने बड़े विश्वास के साथ, बड़ी आशा के साथ खड़ा किया था और ये सोचा था कि ये मनुष्य के सुख का, कल्याण का स्रोत होगा, तो वो जो ताना बाना था, उस ताना बाना से काफ़ी निराशा हुई, क्योंकि जो अपेक्षाएं थीं वो पूरी नहीं हुई। जो उसकी पोटेंशियलिटी बताई गई थी, वे पोटेंशियलिटी कुछ उल्टी दिशा में ही सामने आई। तो ये जो डिसइल्यूजनमेंट है मॉडर्निटी से, इसी से उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण जन्म देता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम मॉडर्निटी को क्वेश्चन करते हैं, उसके ऊपर डाउट्स रेज करते हैं, उससे जो अपेक्षाएं थीं वो अपेक्षाएं जब हमको पूरी होती नज़र नहीं आती, तब हमको ये लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर बना मॉडर्निटी का, ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लिए भविष्य में भी कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता, और इसलिए अब इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, इसके आगे जाने की ज़रूरत है। और यही पोस्ट का मतलब होता है कि अब हमें इस मॉडर्निटी से आगे जाना है, इसके आगे का जो दौर है वो कुछ भिन्न प्रकार का होना चाहिए। तो ये एक जो दृष्टिकोण है वो एक साधारण शब्दों में आधुनिकता और पोस्ट और उत्तर आधुनिकता को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक राजनीति शास्त्र के या समाज विज्ञान के या दर्शन के विद्यार्थी के रूप में समझना चाहें,
तो थोड़ा इसको सैद्धांतिक धरातल पर समझना पड़ेगा। और वो सैद्धांतिक धरातल ये है कि उत्तराधुनिकता प्रबोध काल के विरुद्ध विद्रोह है, या प्रबोध काल की मान्यताओं की अस्वीकृति है, कि जो पोस्ट मॉडर्निटी है वो इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट का रिजेक्शन है। अब ये इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट क्या था? हम लोग जानते हैं कि आधुनिक चिंतन के इतिहास में 18वीं शताब्दी को एज ऑफ इनलाइटनमेंट कहते हैं। उस एज ऑफ इनलाइटनमेंट में जो जीवन की दृष्टि प्रतिपादित की गई, जो दर्शन प्रतिपादित किया गया, वो दर्शन क्या था? और उत्तराधुनिकता उसी दर्शन और उसी जीवन दृष्टि को स्वीकार करती है, उसी के खिलाफ विद्रोह है। उस दर्शन को गैरी वॉलर ने एक रूपक के माध्यम से प्रकट किया है, और वो रूपक है कि जो आधुनिकता की एक ट्रिनिटी है, जैसे कि हिंदू धर्म में एक ट्रिनिटी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी एक ट्रिनिटी मानी जाती है, फादर सन और होली घोस्ट यानी चर्च की। तो आधुनिकता जो थी उसने भी एक अपनी नई ट्रिनिटी को गढ़ा। उसके भी कुछ 3 मूल सिद्धांत थे, और वो 3 सिद्धांत थे रीज़न, नेचर और प्रोग्रेस। ऐसा गैरी वॉलर मानते हैं कि रीज़न, नेचर और प्रोग्रेस ये आधुनिकता की ट्रिनिटी है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य एक 18वीं शताब्दी के प्रबोध काल में कहा गया कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, और उसको किसी दैवीय बुद्धि की या किसी दैवीय स्रोत की आवश्यकता नहीं। उसके पास पर्याप्त बुद्धि विवेक होता है, और वो अपने इस बुद्धि विवेक का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके इस प्रकृति के रहस्यों को समझ सकता है और इनके ऊपर विजय भी प्राप्त कर सकता है, और अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा न केवल वो प्रकृति के रहस्यों को समझ सकता है, बल्कि बुद्धि के प्रयोग के द्वारा वो समाज के रहस्यों को भी समझ सकता है कि समाज की, एक अच्छे समाज की संरचना कैसे हो सकती है। तो बुद्धि के द्वारा वो नेचर के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है, और बुद्धि के द्वारा वो सोसाइटी के जो लॉज हैं उनको भी समझ सकता है, और इस प्रकार से प्रकृति भी मनुष्य के नियंत्रण में आ जाएगी और समाज भी मनुष्य के नियंत्रण में आ जाएगा। यानी समाज में जो तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, शिक्षा की, अज्ञानता की, गरीबी की, भेदभाव की, अन्याय की, संघर्ष की, ये जो तमाम सोशल पॉलिटिकल इविल्स होती हैं, ये सब सोशल पॉलिटिकल इविल्स जो हैं वो रेशनैलिटी के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा इनका मनुष्य समाधान कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वो बुद्धि के द्वारा प्रकृति के सारे रहस्यों को समझ सकता है, और इस प्रकार से प्रकृति को अपने तरीके से, अपने हित में संचालित कर सकता है। इसी बुद्धिवाद से विज्ञान का उदय हुआ, और विज्ञान को एक बहुत बड़ी शक्ति माना गया। भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में और दूसरी जो प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं थी, उनमें बड़ी तीव्र प्रगति हुई, और उस सब के द्वारा मनुष्य ने, और बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, इन्वेंशंस हुए, और उन सब के द्वारा मनुष्य ने ये दावा किया कि अब हमने प्रकृति के सारे रहस्यों को समझ लिया है, और अब प्रकृति की शक्ति का हम अपने हिसाब से अपने कल्याण में प्रयोग करने में समर्थ हैं।
तो बुद्धि के द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का मतलब है कि प्रगति का एक अबाध संसार हमारे आगे है, कि मनुष्य दिनों दिन प्रोग्रेस करेगा, डेवलप करेगा अपने को, और इस प्रकार से हर प्रकार की सुख सुविधा, संपन्नता, समृद्धि मानव समाज में आ जाएगी। ये संक्षेप में इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट है। प्रबोध काल में इस ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हुए, वैज्ञानिक हुए, जो कि आशा से भरे हुए थे, विश्वास से भरे हुए थे, और जो मानते थे कि हमको किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं, किसी धर्मशास्त्र की आवश्यकता नहीं, किसी दैवी बुद्धि की आवश्यकता नहीं, और मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि अपने में पर्याप्त है, और उसके द्वारा वो प्रकृति के और समाज के सारे सिद्धांतों को ग्रहण कर सकता है, गढ़ सकता है, और उसके आधार पर एक अनवरत प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ऐसा उनका मानना था। ये ट्रिनिटी प्रतिपादित की गई एज ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी मनुष्य की बुद्धिमत्ता के द्वारा विज्ञान की शक्ति का उदय, विज्ञान की शक्ति के उदय के द्वारा प्रकृति और समाज के रहस्यों का पूर्ण ज्ञान, और फिर प्रकृति और समाज के रहस्यों के पूर्ण ज्ञान के फलस्वरूप निरंतर प्रगति, अनवरत प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना, यानी हर प्रकार की समस्याओं से, संकटों से मनुष्य मुक्त हो जाएगा, ऐसा उनका विश्वास था। ये फेथ था, ये होप थी एज ऑफ एनलाइटनमेंट के दार्शनिकों की, वैज्ञानिकों की, विचारकों की। और बहुत सारे विचारक हुए, ख़ास तौर से फ्रांस जहाँ से ये दृष्टिकोण उदित हुआ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे विचारक थे जो कि इस प्रकार की मान्यताओं का प्रतिपादन कर रहे थे, और इसी प्रबोध काल की इसी विचार दृष्टि का आगे धीरे धीरे विस्तार हुआ। और इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत सारी भौतिक प्रगति भी हुई, समाज में बड़े बड़े परिवर्तन हुए, विज्ञान के आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। तो इसलिए विज्ञान के ऊपर हमारी आस्था और बढ़ी, बुद्धिवाद पर हमारी आस्था बहुत बढ़ी, और ये दौर चल ही रहा था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, प्रथम महायुद्ध और फिर दूसरे महायुद्ध के द्वारा, कि जिससे मनुष्य को लगा कि ये सारी प्रगति संदेहास्पद है। कुछ मतिहीन लोग, कुछ सिरफिरे लोग, कुछ मदांध लोग इस सारी प्रगति को नष्ट कर सकते हैं, इस सारे अस्तित्व के लिए एक संकट पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ से फिर एक संदेह का भाव और अविश्वास का भाव पैदा हुआ, क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व में अनेक प्रकार के बड़े बड़े संकट आए, और ये माना गया कि अगर वास्तव में मनुष्य की बुद्धि के पास इतनी शक्ति है, और अगर वास्तव में विज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है, तो ये सब इतने बड़े बड़े संकट बार बार क्यों आते हैं, और बार बार ये संकट हमारी स्थिति में और हमारी दशा को और बिगाड़ के क्यों चले जाते हैं, और हम एक संकट से उबरते हैं और दूसरे संकट में फंस जाते हैं। तो ये जो प्रबोध काल का विश्वास था, वो विश्वास धीरे धीरे दरकने लगा। जो स्ट्रक्चर बना था, वो उस स्ट्रक्चर को, जिसको कि हम बहुत ही इम्प्रेग्नेबल मान रहे थे, बहुत ही अटूट मान रहे थे, मजबूत मान रहे थे, ये अब प्रकट होने लगा कि ऐसा नहीं है। मानव जीवन का जो द्वंद्व है वो कभी समाप्त नहीं होता।
जो हमारे अस्तित्व के जो प्रश्न हैं उनका कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं होता है। वे किसी न किसी रूप में उभरते ही रहते हैं। जितना भी हम आगे बढ़ने का दावा करते हैं तो फिर आगे बढ़ने से फिर नए प्रकार की जटिलताएं और नई प्रकार की समस्याएं भी उसके साथ पैदा होती हैं। इसलिए मानव अस्तित्व जो है उसको हम जो जितना सिंपल और जितना रेशनल मान रहे थे वो इतना सिंपल और उतना रेशनल होता नहीं है। जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो सोशल रियलिटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और नेचर को जो हम एक खिलौना मान रहे थे कि जिसके साथ हम जैसे चाहें खेलेंगे, तो ये एक हमारी अज्ञानता थी। वस्तुतः ये हमारी विवेकशीलता नहीं थी, क्योंकि पर्यावरण का संकट कैसे पैदा हुआ। तो ये सब प्रश्न थे जिन प्रश्नों ने एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट के प्रति एक घोर निराशा का भाव पैदा किया, और इसी को गैरी वॉलर कहते हैं कि उस ट्रिनिटी को डिपोज कर दिया गया, यानी उस ट्रिनिटी से हमारा धीरे धीरे मोह भंग होने लगा। और जब इस ट्रिनिटी से मोह भंग हुआ तब फिर अभी एक प्रश्न हुआ कि अब आगे क्या दृष्टि अपनाई जाए, आगे क्या मार्ग अपनाया जाए। यहाँ पर एक दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है कि ये सब चीज़ें कोई अचानक नहीं आई, एकाएक इस प्रकार का दृष्टिकोण पैदा नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये डिसइल्यूजनमेंट दिखाई पड़ने लगा था, लेकिन 19वीं शताब्दी में ही कई बड़े बड़े विद्वान, कई बड़े बड़े दार्शनिक ये संकेत कर रहे थे कि जो प्रबोध काल जिस तरह से सारे यूनिवर्स को अपनी मुट्ठी में मान बैठा है, ऐसा होता नहीं। और ऐसे लोगों में नीत्शे था, ऐसे लोगों में मार्टिन हाइडेगर थे जो कि जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक थे, ऐसे लोगों में जॉर्ज सिमिल थे। ये लोग आधुनिकता की जो मूल मान्यताएं हैं उनके ऊपर संदेह प्रकट करने लगे थे, उनके ऊपर प्रश्न उठाने लगे थे 19वीं शताब्दी में। ये इसी दृष्टिकोण को फिर आगे और बल मिला, क्योंकि जैसे जैसे हमारा अनुभव प्रतिकूलताओं का अधिक होने लगा, वैसे वैसे आधुनिकता के ऊपर अविश्वास भी बढ़ने लगा। इसलिए ये सारे विचारक उत्तर आधुनिकता के प्रोजेनिटर्स कहे जाते हैं, यानी ये लोग उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का पूर्व कथन कर रहे हैं 19वीं शताब्दी में। फिर दूसरी जो बात ध्यान में रखने की है वो दो शब्दों के अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक है। एक शब्द है पोस्ट मॉडर्निज्म और एक शब्द है पोस्ट मॉडर्निटी। इन दोनों शब्दों का अलग अलग संदर्भ में प्रयोग होता है। जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका संबंध है साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, वास्तुकला के, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो नई दृष्टियां आ रही थीं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, उसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। यानी पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर में जो नए ट्रेंड्स आ रहे थे, जो नई प्रवृत्तियां आ रही थी, वो प्रवृत्तियां जो कि आधुनिक प्रवृत्तियों से भिन्न प्रकार की थी, जो आर्किटेक्चर का जो मॉडर्न स्टाइल था या पोइट्री का जो मॉडर्न स्टाइल या जो कंटेंट था, उसमें कई मूलभूत परिवर्तन नज़र आ रहे थे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में।
तो इन एस्थेटिक चेंजेस के लिए जो कि हो रहे थे अभी, जिनकी शुरुआत ही हुई थी लेकिन जो बड़े महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहे थे, तो ये जो एस्थेटिक चेंजेस हो रहे थे उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। और जो दार्शनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जो विचार दृष्टि में संशोधन हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे, यानी आधुनिक दर्शन, आधुनिक समाज विज्ञान, आधुनिक राजनीति की जो समीक्षा या जो समालोचना हो रही थी, जो क्रिटिक हो रही थी, उसके ऊपर जो प्रश्न उठ रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है पोस्ट मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकता। मोटे तौर से हम पोस्ट मॉडर्निज्म का शब्द के प्रयोग में दोनों को ले सकते हैं, लेकिन विद्वानों का ये मानना है कि ये अंतर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब हम पोस्ट मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमारा आशय उन नई प्रवृत्तियों से है जो कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में आ रही थी और जो आधुनिक प्रवृत्तियों से भिन्न प्रकार की थी। लेकिन पोस्ट मॉडर्निटी का मतलब है कि इनलाइटनमेंट, प्रबोध काल की जो मान्यताएं थीं, जो दार्शनिक मान्यताएं थीं, जो वैज्ञानिक मान्यताएं थीं, जो सामाजिक राजनीतिक मान्यताएं थीं, उनमें उनकी जो समीक्षा हो रही थी, और ये समीक्षा थोड़ा देर से शुरू हुई, यानी मोटे तौर से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। कला साहित्य के क्षेत्र में तो परिवर्तन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू हो गए थे, यानी जो कला साहित्य के क्षेत्र में तो जो पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स थे वे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिखाई पड़ने लगे थे। जैसे कि 1934 में ये माना जाता है कि स्पेन के एक साहित्यकार आनिस ने पोइट्री के कुछ नए स्टाइल्स की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये पोस्ट मॉडर्न पोइट्री है। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो परिवर्तन कला, साहित्य, वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में शुरू हो गए थे, उनको पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स कहा जाने लगा था कि ये पोस्ट मॉडर्निटी है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। लेकिन दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो प्रबोध काल की मान्यताएं थीं, उनकी समीक्षा, उनकी क्रिटिक, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखने को मिलती है। और इसको काफ़ी जो बल मिला वो 1970 के बाद। तो ये एक अंतर भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द है, दैट रिफर्स टू द एस्थेटिक चेंजेस दैट वेर कमिंग इनटू modern literature, in modern architecture, in modern art। और जो पोस्ट मॉडर्निटी है वो फिलॉसफिकल लेवल पर, साइंटिफिक लेवल पर, सोशल पॉलिटिकल लेवल पर जो क्रिटिक हो रही थी इनलाइटनमेंट की, उसका संबंध इससे होता है। कहते हैं पोस्ट मॉडर्निटी या उत्तर आधुनिकता। तो ये दोनों पक्ष महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद जो दूसरी बात ये है कि उत्तर आधुनिकता को हम जो पोस्ट मॉडर्निटी है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं वैचारिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर क्या, यानी अगर हमें पोस्ट मॉडर्निटी को
एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में या एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में या समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में समझना है कि भाई पोस्ट मॉडर्निटी की जो वैचारिक उसके जो वैचारिक आधार हैं वो आधार क्या हैं, तो वो एक दूसरा पक्ष है और उसको अब हमें उसके कुछ पक्षों पर अब हम विचार करेंगे। पहली बात तो यह है कि वो लोग जो कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स कहे जाते हैं उनका नाम जानना आवश्यक है। और पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स में 4-5, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये है कि 4-5 प्रमुख विचारक हैं, जैसे कि जैक्स देरिडा है, फ्रांस का बहुत बड़ा विचारक, ज़्यादातर इसमें फ्रेंच है, फ्रांस के रहने वाले। फूको है, फ्रेडरिक जेमसन है, रिचर्ड रॉर्टी है, बाद्रिला है। तो ये सब विचारक जिन्होंने कि उत्तराधुनिकता के अलग अलग पक्षों के ऊपर विचार किया, तो ये सब मुख्य विचारक हैं जिनको कि हम पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स कह सकते हैं। और इन पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स के विचारों के आधार पर जो हम सामान्य विशेषताएं उत्तराधुनिकता की प्राप्त करते हैं, वे विशेषताएं क्या हैं कि जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे तो जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट मॉडर्निटी को डिफ़ाइन करना बड़ा कठिन काम है और विद्वान भी ऐसा कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसकी कुछ जो जर्नल फीचर्स हैं वे हम समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो उत्तराधुनिकता है वो टोटलाइजिंग, एक लेविनास ने शब्द प्रयोग किया है, एक उत्तराधुनिक काल का बड़ा विचारक है, वो टोटलाइजिंग के खिलाफ है, विरुद्ध है। या ल्योतार एक दूसरे प्रमुख उत्तराधुनिक विचारक हैं, वो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी जो है वो मेटा नैरेटिव्स के विरुद्ध है। चाहे उसको टोटलाइजिंग कहिए, चाहे उसको मेटा नैरेटिव्स कहिए, जिसको कि ल्योतार कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इनक्रेडुलिटी टू मेटा नैरेटिव्स, कि ये बृहत वृतांतों पर अविश्वास करती है, उनको स्वीकार करती है। आधुनिकता की विशेषता क्या है? आधुनिकता जो है वो बृहत वृतांतों पर आधारित है। जैसे हम लोगों ने देखा, समाजवाद ये एक मेटा नैरेटिव है, उदारवाद ये एक मेटा नैरेटिव है आधुनिकता का। विज्ञान कि विज्ञान में बड़ी शक्ति है, विज्ञान से सभी पक्षों में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, वैज्ञानिक पद्धति सबसे श्रेष्ठ पद्धति है, ये एक मेटा नैरेटिव है, एक वृत्तांत है आधुनिकता का। तो जो उत्तर आधुनिकता है वो इन सारे मेटा नैरेटिव्स को खारिज करती है, अस्वीकार करती है और उनके स्थान पर मिनी नैरेटिव्स, लघु वृत्तांतों को महत्वपूर्ण मानती है, स्वीकार करती है। इंडिविजुअल नैरेटिव्स या मिनी नैरेटिव्स को स्वीकार करती है। पहली तो विशेषता, एक सामान्य विशेषता ये दिखाई पड़ती है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि वो ये उत्तर आधुनिकता तो ये मानती है कि आधुनिकता ने सार्वभौमिक सिद्धांतों की रचना की है। उनकी जो अप्रोच है वो यूनिवर्सलिस्टिक है, सार्वभौमिकता पर आधारित है। कि जैसे कि लिबरलिज्म को वो एक यूनिवर्सल आइडियोलॉजी मानते हैं, एक सार्वभौमिक विचारधारा मानते हैं। सोशलिज्म एक सार्वभौमिक विचार है, विज्ञान एक सार्वभौमिक धारणा है, वैज्ञानिक पद्धति जो है वो एक यूनिवर्सल मेथड है, हर विषय में हर जगह प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जा सकता है और उसकी बराबर उपयोगिता है सभी क्षेत्रों में। तो ये जो यूनिवर्सलिज्म है दृष्टिकोण का, इसी को मेटा नैरेटिव कहा गया।
तो उनका ये मानना था कि उदारवाद है, समाजवाद है, अलग अलग समय पर अलग अलग मेटा नैरेटिव्स आए और ये माना गया कि मार्क्सवाद को अपना लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा, उदारवाद को अपना लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति को अपना लीजिए तो हर विषय के हर प्रश्न का समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये जो मोह भंग हुआ वो इन मेटा नैरेटिव से मोह भंग हुआ। और फिर उनका विकल्प क्या है कि भाई अब ये कहा गया कि यूनिवर्सल नहीं होती हैं चीज़ें, पर्टिकुलर होती हैं, विशिष्ट होती हैं। हर समाज की, हर समय की अपनी उसका एक अपना स्वरूप होता है और उसको अपने स्वरूप और अपने समाज के अनुसार अपना नैरेटिव, अपना व्याख्यान गढ़ना होता है, अपनी दृष्टि बनानी पड़ती है। तो इसलिए जो मेटा नैरेटिव्स नहीं होते हैं बल्कि मिनी नैरेटिव्स, ये जीवन की सच्चाई है। कि उदाहरण के तौर से हर समाज अपनी व्यवस्था को अपनी दृष्टि से गढ़ेगा, अपनी आवश्यकताओं, अपनी समस्याओं के आधार पर अपने लिए इसको सिद्धांत तलाश करेगा। कोई एक सिद्धांत सब समाजों पर लागू हो, सब समाजों के लिए उपयोगी हो, सब समाजों का कल्याण कर सकता हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि समाज विशिष्ट होते हैं, उनके प्रश्न, उनकी समस्याएं, उनकी दृष्टि विशिष्ट होती है। इसलिए उनको अपने लिए विशिष्ट प्रकार के व्याख्यान, विशिष्ट प्रकार के नैरेटिव्स बनाने पड़ते हैं और उससे उनका कल्याण होता है, उससे उनके प्रश्नों का समाधान होता है। टोटलाइजेशन अच्छी बात नहीं है। टोटलाइजेशन मतलब ये कि एक चीज़ है जो कि हर चीज़ का एक नैरेटिव जो है वो हर जगह फिट हो जाएगा, हर चीज़ का समाधान कर देगा, ये उचित नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक तो वो जो आधुनिकता ग्रैंड नैरेटिव्स को मानती है, तो उत्तर आधुनिकता मिनी नैरेटिव्स को मानती है या इंडिविजुअल नैरेटिव्स को मानती है। पहला तो महत्वपूर्ण पक्ष ये, और दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि आधुनिकता कहती है कि कोई कुछ एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी चीज़ होती है, परम सत्य होता है और वो परम सत्य सभी देश, स्थान, काल के लिए उपयुक्त होता है। जैसे जो विज्ञान के सिद्धांत हैं या जो वैज्ञानिक पद्धति है वो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। उसको आप कहीं भी अपना सकते हैं और कहीं भी उसके आधार पर आप अपने उद्देश्य की सिद्धि कर सकते हैं। तो आधुनिकता ने ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, इस प्रकार के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। ऑब्जेक्टिविटी पर बहुत बल है आधुनिकता का, वैज्ञानिकता का आधार है। क्योंकि वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं उसमें क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जो विज्ञान से हमें सिद्धांत मिलते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर देश काल में प्रभावी हैं, हर देश काल के लिए लाभकारी है। लेकिन उत्तर आधुनिकता रिलेटिविज्म में विश्वास करती है, सापेक्षता में विश्वास करती है कि जो ट्रुथ होता है वो रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। इसलिए क्योंकि ट्रुथ डिस्कोर्स की उत्पत्ति होता है। डिस्कोर्स का मतलब ये है कि हर समाज का जो अपना जो ताना बाना है, उसकी जो अपनी पद्धति है, उसके अनुसार वो सत्य को निर्धारित करता है। और इसलिए एक सोसाइटी का डिस्कोर्स एक प्रकार का है तो उनके लिए ट्रुथ एक प्रकार का होगा, दूसरी सोसाइटी के डिस्कोर्सेस दूसरे प्रकार के हैं तो उनके लिए जो सत्य है वो दूसरे प्रकार का होगा। कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसी और क्योंकि कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता तो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं होती, कोई संपूर्ण मूल्य भी नहीं होते हैं कि एक वैल्यू सिस्टम
सबके लिए उचित है, सबके लिए मान्य है या सबके लिए हितकारी है, ऐसा भी नहीं होता। तो जो डिस्कोर्स है वो नॉलेज को भी तय करता है, ट्रुथ को भी तय करता है, वैल्यू को भी तय करता है। और क्योंकि डिस्कोर्सेस हर समाज के अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए ज्ञान का स्वरूप भी हर समाज का अपना अपना होता है। मूल्यों का स्वरूप भी हर समाज का अपना अपना होता है। तो इस आधार पर आधुनिकता अगर एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की मान्यता में विश्वास करती है, पूर्ण वस्तुनिष्ठ सत्य के सिद्धांत में विश्वास करती है, तो उत्तर आधुनिकता सापेक्षता के, रिलेटिविज्म के सिद्धांत में विश्वास करती है कि जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं, व्यक्तिनिष्ठ है, समाजनिष्ठ है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, ऐसा उत्तर आधुनिकता का मानना है। और दूसरी बात वो ये कहती है कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट ने जब ये कहा कि ये जो हम लोग जो कह रहे हैं वही परम सत्य है, तो उसके पीछे एक डोमिनेशन का प्रोजेक्ट है कि बस यही विचार सारी दुनिया पर हम थोपना चाहते हैं, यही दृष्टिकोण हम सारी दुनिया पर थोपना चाहते हैं, यही सिद्धांत हम सारी दुनिया पर थोपना चाहते हैं। तो ये जो एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट है वो एक तरह से इम्पीरियलिस्ट प्रोजेक्ट रहा कि जो यूरोप में दृष्टिकोण माना गया, जो सिद्धांत माने गए, वे सारे संसार के लिए ठीक हैं, सारे संसार के लिए उपयोगी हैं, सारे संसार के लोगों को उसी प्रकार के विचारों को, सिद्धांतों को, दृष्टिकोणों को मानना चाहिए। तो इसलिए उत्तर आधुनिक विचारक कहते हैं कि एनलाइटनमेंट में हेजेमनी और डोमिनेंस इम्प्लिसिट है, क्योंकि वो अपनी विचार दृष्टि को संपूर्ण सत्य मानकर सारे संसार के ऊपर लादना चाहते हैं, और ये तो उचित नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न समाज हैं, उन भिन्न भिन्न समाजों की अपनी संस्कृतियां हैं, अपनी मान्यताएं हैं, और इसलिए वहाँ पर ज्ञान का स्वरूप, सत्य का स्वरूप, मूल्यों का स्वरूप अपने अपने तरीके से है। जैसे कि उदाहरण के तौर से वो कहते हैं कि जैसे कि एक ब्रह्मांड को देखने की आधुनिक विज्ञान की दृष्टि एक प्रकार की है, लेकिन ब्रह्मांड को देखने की भारत की दृष्टि भिन्न प्रकार की होगी, या ब्रह्मांड को देखने की जो क्रिश्चियनिटी की दृष्टि थी या प्राचीन इजिप्ट में जो दृष्टि थी वो भिन्न प्रकार की थी। लेकिन आधुनिकता कहती है कि नहीं, जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि है बस वही एकमात्र सम्यक दृष्टि है, और बाकी सारी दृष्टियां असत्य हैं, दोषपूर्ण हैं, और इसलिए उनकी चर्चा नहीं करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। ब्रह्मांड को भिन्न भिन्न संस्कृतियों में, भिन्न भिन्न समाजों में अपने अपने तरीके से देखा गया है, और वो सभी सत्य हैं। इसी तरह से शरीर रचना को, आयुर्वेद ने शरीर रचना को एक प्रकार से देखा है, जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है वो शरीर रचना को दूसरे प्रकार से देखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है, जो आज की जो मेडिकल साइंस है, वो जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, केवल वो जिस तरीके से मानव शरीर की को देखती है, केवल वही एकमात्र सम्यक तरीका है, तो ऐसा तो नहीं माना जा सकता। तो इसलिए वो ये मानते हैं कि जो ट्रुथ है वो रिलेटिव होता है, और क्योंकि ट्रुथ रिलेटिव होता है इसलिए नॉलेज भी रिलेटिव होती है। यानी जो जिस रिलेटिविज्म को वो मानते हैं वो मेटाफिजिकल भी है, एपिस्टेमोलॉजिकल भी है और एथिकल भी। मेटाफिजिकल लेवल पर भी वो रिलेटिविज्म को मानते हैं, यानी तत्व दृष्टि भी सापेक्ष होती है, कोई सार्वभौमिक तत्व दृष्टि नहीं है। ज्ञान मीमांसा भी सापेक्ष होती है, जो जिसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल रिलेटिविज्म। और
मूल्य और आदर्श का प्रश्न भी सापेक्ष होता है। इसको कहते हैं एथिकल रिलेटिविज्म। एक समाज की एक प्रैक्टिस है, एक कन्वेंशन है दूसरे समाज की, दूसरे एक समाज में विवाह की एक पद्धति है, दूसरे समाज में विवाह की दूसरी पद्धति। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पद्धति विवाह की ये धारणा सही है लेकिन ये धारणा सही नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। या इसी तरह से वो कहते हैं कि जो फेमिनिज़्म है वो एक दृष्टि है, वो एक प्रकार का डिस्कोर्स है। उस फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में ट्रुथ को, वैल्यू को, नॉलेज को एक तरह से देखा जाता है और इसमें कोई ख़राबी भी नहीं, देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पुरुष प्रधान समाजों की जो दृष्टि है चीज़ों को देखने की, केवल वही सम्यक दृष्टि है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए जो उत्तर आधुनिकता है वो मेटाफिज़िकल रिलेटिविज़म को भी मानती है, एपिस्टेमोलॉजिकल रिलेटिविज़म को भी मानती है और एथिकल रिलेटिविज़म को भी मानती है। ये एक उसकी दूसरी विशेषता है। और यहीं से आइडेंटिटी का प्रश्न पैदा होता है, जो कि उत्तर आधुनिक काल का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहचान का प्रश्न। इसी रिलेटिविज़म से आइडेंटिटी के इश्यूज़ पैदा होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पिछले 30-40 साल में जैसे कि पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी का बहुत बोलबाला रहा। हर एथनिक ग्रुप, हर रिलीजियस ग्रुप अपनी आइडेंटिटी को लेकर, हर लिंग्विस्टिक ग्रुप अपनी आइडेंटिटी को लेकर बड़ा सचेत हो गया है और उससे एक नई प्रकार की राजनीति का जन्म हुआ। तो जब आप रिलेटिविज़म के सिद्धांत को मानते हैं तो उससे फिर आइडेंटिटी का जो इशू है वो भी उत्पन्न होता है और ये उत्तर आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है, आइडेंटिटी के इशू। यानी एक शब्द चलता है पर्सपेक्टिविज़म, परिप्रेक्ष्यवाद, कि सत्य को हर व्यक्ति अपने परिप्रेक्ष्य से देखता है और इसलिए सबका सत्य अलग अलग प्रकार का होता है। ये परिप्रेक्ष्यवाद जो है वो उत्तर आधुनिकता की एक विशेषता है। और अन्य एक मान्यता ये है, क्योंकि वो जो आधुनिक काल में ज्ञान को साध्य माना गया, लेकिन उत्तर आधुनिक काल ये मानता है कि ज्ञान अपने में साध्य नहीं है। अगर ज्ञान फंक्शनल है या यूटिलिटेरियन है तब उसकी प्रासंगिकता है। यानी नॉलेज को वो फंक्शनल और यूटिलिटेरियन दृष्टि से देखते हैं। नॉलेज जैसे कि परंपरागत चिंतन में ज्ञान को अपने में साध्य माना गया और उस प्रकार की दृष्टि हमें आधुनिक काल में दिखाई पड़ती है। नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक। उत्तर आधुनिक काल ऐसा नहीं मानता। नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक वो इसको नहीं मानता। वो कहता है कि नॉलेज जो है अगर फंक्शनल नहीं है, अगर उससे हमारी कोई यूटिलिटी सर्व नहीं हो रही है, उससे कोई हमारा प्रैक्टिकल पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, तो ऐसी नॉलेज को लेके हम क्या करेंगे। तो ये भी एक अंतर है कि ज्ञान को देखने की जो दृष्टि है वो आधुनिक काल की एक प्रकार की है और उत्तर आधुनिक काल की दूसरी प्रकार की है। और फिर एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आया डिकंस्ट्रक्शन का, जिसके की प्रतिपादक फ्रांस के दार्शनिक जैक्स देरिडा माने जाते हैं। डिकंस्ट्रक्शन की धारणा का उत्तर आधुनिक चिंतन पर बहुत प्रभाव पड़ा। आधुनिक काल में ये माना जाता था कि कोई भी टेक्स्ट यानी कोई भी ग्रंथ, और जब हम टेक्स्ट शब्द का प्रयोग करते हैं तो लिमिटेड अर्थ में नहीं, यानी कोई भी परिस्थिति, किसी भी समाज को अगर हमें समझना है कि टेक्स्ट का मतलब ऐसे तो कोई ग्रंथ होता है, कोई पुस्तक होती है, लेकिन इसको बड़े व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है।
तो किसी भी टेक्स्ट का कोई इसेंशियल मीनिंग नहीं होता है। आधुनिक काल में ये माना गया कि भाई हर टेक्स्ट का एक इसेंशियल मीनिंग है, लेखक जो कह रहा है वही उसका असली अभिप्राय है, वही उसका असली अर्थ है, और हमको उसी के आधार पर उस टेक्स्ट के ऊपर, उस ग्रंथ के ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन उत्तर आधुनिक काल में जब ये डिकॉन्स्ट्रक्शन का विचार आया तो डिकॉन्स्ट्रक्शन का विचार ये कहता है, विखंडन का विचार ये कहता है कि नहीं, टेक्स्ट जो है उसमें मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। केवल आथर जो कह रहा है, लेखक जो कह रहा है, वो वही अर्थ नहीं उसका होता है। जो पाठक है वो भी अपनी दृष्टि से उससे अर्थ निकालता है, अर्थ ग्रहण करता है। केवल जो ऑथर है वो जो कह रहा है वही उसके हिडन मीनिंग्स होते हैं, उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, कई लेयर्स होती हैं। इसलिए टेक्स्ट का हमें इंटरप्रिटेशन इस तरह से करना चाहिए कि उसमें एक टेक्स्ट को हर आदमी अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा तो एक टेक्स्ट की अच्छी तरह चीर-फाड़ हो जाती है, और कोई उससे एक अर्थ निकाल रहा है, कोई उसका उससे दूसरा, जो यानी केवल रीडर की दृष्टि से टेक्स्ट का एक मीनिंग होगा, और रीडर्स क्योंकि मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और सबके अपने अपने डिस्कोर्सेज हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी बैकग्राउंड्स हो सकती हैं, तो एक ही ग्रंथ का या एक ही स्थिति का अनेक लोग अनेक प्रकार से उसका विवेचन विश्लेषण कर सकते हैं और अनेक प्रकार से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये डिकॉन्स्ट्रक्शन का विचार आया कि जिसका मतलब ये होता है कि अब इसेंशियल मीनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं रही कि इस ग्रंथ का जो मूल अर्थ है वो ये है और जो कि लेखक ने बताया यही स्वीकार्य, ऐसा अब नहीं। जो लेखक जिसको सब्सटेंस कह रहा है, हो सकता है वो सुपरफिशियल हो, और जो सब्सटेंस हो वो पाठक ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको ग्रहण कर ले या उसकी व्याख्या कर दे। इस प्रकार से जो एक रिलेटिविज़म या जो एक मल्टीप्लिसिटी का जो विचार है वो उत्तर आधुनिकता में इस सिद्धांत से इसको काफ़ी बढ़ावा मिला कि जो भी परिस्थिति होती है, जो भी स्थिति होती है, जो भी ग्रंथ होता है, उसको देखने की बहुत सारी दृष्टियाँ हो सकती हैं और सारी दृष्टियाँ समान रूप से उचित हैं, वैलिड हैं उसमें। और यही डिकॉन्स्ट्रक्शन है, विखंडन है, यानी वो जो एक सॉलिड चीज़ थी उसको कई तरीके से आप देखकर उसको डिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उत्तर आधुनिकता की मूलभूत मान्यताएं मानी जाती हैं, और इसलिए इसके लिए दो शब्द चलते हैं, एक तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, उत्तर संरचनावाद, और दूसरा एंटी फाउंडेशनलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरल शब्द का प्रयोग देरिदा ने किया कि जो मॉडर्निटी का स्ट्रक्चर था, जो आधुनिकता का स्ट्रक्चर था, उसको डिकॉन्स्ट्रक्ट करने का काम उत्तर आधुनिकता करती है। इसलिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म शब्द का प्रयोग भी उत्तर आधुनिकता के लिए होता है। और एंटी फाउंडेशनलिज्म शब्द का प्रयोग अमेरिकी विद्वान करते हैं कि जो मॉडर्निटी की फाउंडेशंस मानी जाती हैं, मॉडर्निटी के जो आधार माने जाते हैं, जिनका प्रतिपादन 18वीं शताब्दी में किया गया, उन सारी फाउंडेशंस को अस्वीकार करना ये उत्तर आधुनिकता है। इसलिए एंटी फाउंडेशनलिज्म शब्द का प्रयोग भी उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ ये कि
एक प्रकार से आधुनिकता का सारा ताना बाना संदेहास्पद बन जाता है, पिघलता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको बर्मन नाम के जो बड़े विद्वान हुए और जिनकी पुस्तक का शीर्षक भी है या उपशीर्षक भी है, ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट्स इनटू थिन एयर। हर ठोस चीज़ पिघल के लुप्त हो रही है, विलीन हो रही है। यानी जितनी भी मूलभूत मान्यताएं थी आधुनिकता की या प्रबोध काल की, उन सब की बड़ी मैसिव और सीरियस क्वेश्चनिंग हो रही है आज के दौर में, उत्तराधुनिक काल में। और यही उत्तराधुनिकता से कुल मिला के आशय यही होता है कि जितनी भी बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं मॉडर्निटी की, जितनी भी फाउंडेशंस हैं मॉडर्निटी की, वे आज क्वेश्चन हो रही हैं। यद्यपि व्यावहारिक जीवन में और वैचारिक जीवन में भी उनका प्रभाव बना हुआ, ऐसा नहीं है कि मामला एकदम क्लियर कट तरीके से सेटल हो चुका है, ये तो हम नहीं कह सकते। आधुनिक प्रवाह भी चल रहे हैं, लेकिन आधुनिक प्रवाहों को लेकर विभिन्न प्रकार की आपत्तियां, आलोचनाएं, शंकाएं भी उतनी ही तीव्रता से उठाई जा रही हैं। और उसके कारण विचार जगत में और विचार जगत के सभी भागों में, उसके सभी पक्षों में एक भारी उथल पुथल व्याप्त है। और यही जो उथल पुथल है, यही जो टर्मोइल है, उसी को हम पोस्ट मॉडर्निटी कह सकते हैं।